नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और युद्ध के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप जो करने के लिए छटपटा रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं? 15 अगस्त को भारत आजादी की तारीख क्या दुनिया में युद्ध के रुकने की तारीख बनने जा रही है? मोदी और पुतिन के बीच अचानक से यूक्रेन युद्ध को लेकर एक लंबी बातचीत हुई। क्यों हुई? 15 अगस्त को ही ट्रंप और पुतिन मिलने भी वाले हैं। तो क्या रूस और यूक्रेन की जंग भारत की आजादी के दिन ही खत्म होने जा रही है? तारीख 15 अगस्त होगी और सीजफायर का ऐलान मोदी करेंगे। अगले कुछ दिनों में दुनिया के सामने एक नया पावर पोल उभरने वाला है। ऐसी तस्वीर सामने आने वाली है। एक फ्रेम में पुतिन होंगे, शी जिनपिंग होंगे और होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, तस्वीर से सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगेगी तो वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की टैरिफ तानाशाही को यह तिकड़ी खुली चुनौती दे रही है। ट्रंप ने दुनिया भर में जिस तरह से टैरिफ का एक नया वॉर वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो दुनिया देख रही है। मोदी पर उसका परीक्षण फेल हो चुका है। चीन से आने वाली तस्वीर उसी का दोबारा ऐलान करेगी मजबूती के साथ। तो क्या मोदी ने अपनी साइड चुन ली है, फैसला कर लिया है? ट्रंप का जो मेरी मर्जी वाला गाना है अब नहीं चलने वाला है। क्या ट्रंप का मुनीर को खाना खिलाकर भारत को चिढ़ाने का दांव भी अब फेल होने जा रहा है? ट्रंप अगर मुनीर को अपने कैंप में भर्ती कर रहे हैं तो क्या भारत चीन और रूस के कैंप में शामिल होने वाला है? ट्रंप दरअसल पल में तोला है तो पल में ही माशा हो जाते हैं। मोदी ट्रंप को क्या झुका लेंगे? क्या ट्रंप फिर लौटकर दोस्ती की राह पर आएंगे? आज हम बदलती दुनिया में मोदी की बदलती कूटनीति पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी का आज एक बड़ा बयान आया है, वो सुनना बहुत जरूरी है। यह बयान ऊपरी तौर पर तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा लगता है, लेकिन इसके बिटवीन द लाइंस में किसके लिए क्या इशारा छिपा है, उस पर भी खोलकर बात होगी। जरा स्टेटमेंट सुनिए, फिर अपने मेहमानों से तारुफ कराएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। तो पिछले 24 घंटे में चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के सफलता को डंके की चोट पर दुश्मन को सुना रहे हैं। अमेरिका तक भी संदेश जा ही रहा होगा और जरा इसके क्या कुछ मायने हैं ये समझेंगे और बाकी भारत के न्यू नॉर्मल, नई कूटनीति पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मेजर जनरल ए के सिराज हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजनयिक। एक कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंशु जोशी जी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। वेल सर, 24 घंटे में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बताते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आते हैं और मीडिया में ऐसी भी खबरें आती हैं कि नेवी को यह भी कहा जाता है कि आपसे मुंह से निवाला छीन लिया था, टेंशन नहीं, मौका मिलेगा। अब जरा डिकोड करिए इसे। पेनाज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हम सब जगह देखते हैं तो अपने आप को जब भारतीय कहते हैं तो प्राइड होती है कि नहीं होती?
और खासकर ऑप सिंदूर के बाद। और जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, तो क्या हमको बहुत बड़ा अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो ये चीज आज पूरे विश्व को भा नहीं रही। जब भी हम देखते हैं, हमारे चीफ ने क्या बोला, पॉलिटिकल विल स्ट्रांग थी। हमारे चीफ ने क्या बोला, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी हमारे ऊपर, किसी ने हमें नहीं कहा युद्ध विराम करें। हमने जब अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए, हमको लगा कि हमारी तरफ से हमारा मैसेज, हमारा जो हमने प्यूनिटिव लेसन देना था उनके आतंकियों को, वो दे दिया। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान बोलता है, उनका डीजीएमओ रिंग करता है और यह कहता है कि युद्ध को बंद करो, तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। युद्ध जब शुरू होना था, हमारे ऑपरेशन जब शुरू होने थे, तब आर्मी के डीजीएमओ ने क्या कहा था, पहले मारेंगे, फिर बताएंगे, फिर बात करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? एक बार हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए बहुत बड़ी तालियां हो जाए। सर, लेकिन ये कामयाबी ने दोस्ती तोड़वा दी है एक। किसकी? अमेरिका के साथ। ओह, तो इसमें थोड़ा सा हम अगर डेप्थ में जाएं, अगर आपको 2005 की बात मैं याद दिलाऊं, आपको याद होगा सिविल न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, जो 2008 में न्यूक्लियर डील में तब्दील हुआ। उसके बाद से खासकर जब लास्ट 10 सालों के अंदर जो तेजी आई है हमारे भारत के और यूएस के रिश्ते क्लोज होने में, वैसी तेजी आज तक कभी देखी नहीं गई। हमेशा से यह लगता था कि एक रशिया स्टेबल पार्टनर है, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके साथ, और काफी दिनों से फ्रेंडशिप है। उसमें कितने अच्छे एग्रीमेंट्स हुए, आपको लिमोए याद होगा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी का एग्रीमेंट हुआ जियोस्पेशल सैटेलाइट इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस शेयरिंग का, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, अरे अनेकों एग्रीमेंट्स हुए। और जिस तेजी से हमारा ट्रेड बढ़ रहा था और जिस तेजी से वो 131 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, यानी कि यूएस वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत का, तो ऐसे लग रहा था कहीं नजर ना लग जाए। और फिर वही हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप का दूसरा टर्म आया, और आते ही हमारे 1700 भारतीयों को उन्होंने बेड़ियों में भेजा। ये बात किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आई। दूसरी चीज, हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने वो टारगेट्स अचीव किए, तो शायद अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन आर्मी नहीं कर पाएगी कि किसी देश को भी 90 घंटे के अंदर आप लेके आए हो घुटनों के अंदर। आज तक नहीं हुआ ऐसा। हमने S-400 से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसे जहाज को, जो बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है, जिसके ऊपर रेडार लगा था या बहुत बड़ा जहाज था, उसको डिस्ट्रॉय किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इतनी दूरी से किसी भी देश के किसी भी एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय नहीं किया जो हमने किया। हमने वो काम किए जिसने विश्व को चकित कर दिया। इसलिए जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, सबने क्या बोला? सबने यही बोला, जो भारत ने किया है उसको शायद रिपीट करना दोबारा मुश्किल हो जाए, और ये चीज किसी को भाएगी नहीं। और इस समय पे जब हमने कहा कि लड़ाई हमने रुकवाई, हमारे चीफ्स ने कहा, हमारे सीडीएस ने कहा, डीजीएमओस ने कहा कि लड़ाई हमने अपने आप रोकी है, कोई मध्यस्थता नहीं हुई, तो ट्रंप को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो चाहते थे नोबेल पीस प्राइज, और उसी की वजह से जब पाकिस्तान ने उनको बोला कि आपको हम नॉमिनेट करते हैं, आप ही ने लड़ाई रुकवाई है, तो बड़े खुश हुए। उनका 29% से 19% टैरिफ कर दिया। जब भारत के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, और अतिरिक्त टैरिफ लगाया 25%, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, हमेशा से एक ऐसी दोस्ती रही है, उसने हमेशा साथ दिया। चाहे 1971 की लड़ाई थी, चाहे था 1998 में जब हमने न्यूक्लियर वेपन का ब्लास्ट की टेस्टिंग करी, तब पूरे विश्व में हमको बहिष्कार किया जाता, रशिया हमारे साथ खड़ा था। हम रशिया से तेल ले रहे थे जो हमको $12 बिलियन बचा रहा था, क्योंकि रशिया का तेल 10 से 15% सस्ता मिल रहा था।
अब अमेरिका प्रेशर डालना चाहता है रशिया के ऊपर कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रोके, तो ये 25% एक्स्ट्रा टैक्स उन्होंने हमारे ऊपर लगाया। जी। हेनरी किसिंजर ने एक बार बहुत पहले कहा था, आपको मैं याद दिलाता हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर थे और सर जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से, निक्सन के टाइम में उन्होंने बोला था, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डिजास्ट्रस या डेंजरस, बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। आज हमारे रिश्ते स्ट्रेन पे आ गए हैं। बहुत खूब, सर ने बहुत अच्छे से तफसील से समझा दिया है, लेकिन अब जरा कूटनीतिक लिहाज से सर हमारे बीच मौजूद हैं, दीपक सर। सर ठीक है, ट्रंप तो भाई अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, हमने भी तय कर लिया है वो सुधरेंगे नहीं और हम झुकेंगे नहीं, तो अब क्या पाले बदल रहे हैं हम? क्या साइड्स हमने चुन ली हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भर में आपका प्रोग्राम तो बहुत प्रसिद्ध है, एंड यू योरसेल्फ यू आर आउटस्टैंडिंग, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब इससे पहले कि मैं जवाब दूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप से मैं मिला हुआ हूं, जानता हूं, उनको स्टडी किया है, पुतिन साहब को भी मिला हूं। एक सवाल मेरा ये है, महाभारत तो आप सबने पढ़ी हुई है, उसमें जंग होती है कि नहीं? कौरव और पांडव के बीच में मैकडोनाल्ड ट्रंप कहता है नहीं होती है, मैंने तो मध्यस्थता करवा दी थी वहां पर। आप बताइए उसको कौन सा पीस प्राइज दिया जाए? एक नोबेल प्राइज कॉमेडी के लिए है, वो उसको दे देंगे। ये उसकी मानसिकता है कि दुनिया में सब कुछ मैं कर सकता हूं। मैम, चूजिंग साइड्स हमारी नीति नहीं है, हम चाणक्य की संतान है। ट्रंप जैसे लोगों के को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएंगे उसको पता नहीं लगेगा। हम लोग किसी की तरफ नहीं जाते। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मानिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं और उस पर भरोसा करिएगा। हम किसी से नहीं कहते कि तू मेरा दुश्मन है, हो सकता है कल वो मेरा दोस्त बन जाए। अमेरिका हमारा दोस्त था, हमने कभी नहीं, हमने आलोचना उनकी नहीं की है। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा मैकडोनाल्ड ट्रंप ने, हमने उसका नाम तक नहीं लिया है। ये होती है रियल डिप्लोमेसी जो भारत के पास है। अब थोड़ा जोर से ताली बजाइए। अब जो आप कह रही हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ हो जाएंगे, मैम हमारी डिप्लोमेसी में हम कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। एक ये खाना, एक ये खाना है, जैसे अलमारी के खाने होते हैं। इधर हम रखेंगे डिफेंस, इधर हम रखेंगे कमर्शियल रिलेशंस, इधर हम रखेंगे दूसरी, इधर कॉन्सुलर रिलेशंस एटसेट्रा। अगर कमर्शियल रिलेशन में कोई समस्या है तो ऊपर और नीचे वाले खानों पे उसका असर नहीं पड़ता। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं हथियार देने बंद कर दूंगा भारत को, ना हमने कहा कि हम हथियार नहीं खरीदेंगे आपसे, ना हमने टैक्स लगा दिया जो वो हथियार हमें दे रहे हैं, जो सामग्री असला हमें दे रहे हैं। तो हम लोग बड़ी मैच्योर तरीके से बात करते हैं। असली चीज ये है मैम, आपको एक चीज बताता हूं, सुनिएगा, यहां तो हमारी बेटियां बैठी हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है? और भारत के पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। कहां से झुकेगा ये देश? तो ट्रंप साहब को अब समझ आ जाएगी, 15 अगस्त को आपने बोला वहां पे मीटिंग होने वाली है अलास्का में, उनको समझ आ जाएगी कि मेरी दादागिरी कुछ देशों पे चल सकती है लेकिन भारत जैसी महाशक्ति पर नहीं चल सकती। जनरल सिवाच, अगर यही 15 अगस्त का जिक्र सर ने किया है, जो मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात से पहले पुतिन और मोदी जी की बात होती है, लंबी बात होती है, यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी आता है। तो जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए, 24 घंटे में दावा कर रहे थे युद्ध रुकवा देंगे, 4 साल से युद्ध चल रहा है, मोदी जी करवाएंगे? देखो प्रियांश, ये तो सच्चाई है कि मोदी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और उसकी वजह है क्योंकि मोदी जो एक उनकी पर्सनैलिटी है, करिस्मेटिक है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर वर्ल्ड में अगर है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। और अब जो सिचुएशन है कोई नॉर्मल नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और ये समझना उसका, आप सोचते हो कोई दी आंसर दे देगा, किसी के पास नहीं है, क्योंकि बदलता हुआ रुख है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं, जिस प्रकार जो सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या करते हैं, ये इसके ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ये सिचुएशन अभी हुई। अब जिस प्रकार से आपने बताया कि अलास्का के अंदर 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और आप ये सोचेंगे ये अलास्का को क्यों सिलेक्ट किया गया? देखो, अलास्का किसी जमाने में रूस का हिस्सा होता था। 1817 में $2.7 मिलियन से अमेरिका ने इससे खरीदा था, और ये अलास्का आज बहुत इंपॉर्टेंट है बाल्टिक स्टेट के लिए। दोनों देश जो आते हैं कि जो आर्कटिक है वहां पर अपना
अभी एक प्रकार से इन्फ्लुएंस बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ पिघलती जा रही है वहां से सी रूट खुले जा रहे हैं, तो जो यूरोप के लिए जो रूट होंगे रशिया के, वो आर्कटिक से होंगे, ना कि पैसिफिक से होंगे आने वाले समय में। तो अब ये बात आती है कि इनकी जो बातचीत होगी उसका क्या इंपैक्ट होगा। इस बातचीत का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे को 27 अगस्त एक डेडलाइन है। 27 अगस्त के बाद 50% जो हैं हमारे टैरिफ हो जाएंगे। अगर हम देखें कि आज हमारे लिए अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत और अमेरिका का 132 बिलियन डॉलर के करीब ट्रेड है, हम उसको 89 to 90 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं और 41 बिलियन डॉलर ही इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास 47 बिलियन डॉलर सरप्लस है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि भारत जो है इसमें फायदा है भारत को। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये चुभ रहा है। अमेरिका चाहता दो चीजें, कि एक तो वो चाहता है कि इस ट्रेड डेफिसिट जो 47 बिलियन डॉलर उसको कम किया जाए। उसको कम करने के लिए वो कहता है हमारे से हथियार खरीदो और जो ऑयल आप ले रहे हो रूस से, उसकी बजाय जो है वो यूएस से लें। अगर हम ले ना लें, वो आगे कहते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होने वाला, मैं 2 मिनट के लिए इसका इंपैक्ट जो अभी हमारा 89% जो 89 बिलियन डॉलर का जो हमारा ट्रेड है, वो 18% टोटल ट्रेड का हिस्सा है, 2.2% जीडीपी है। अगर ये 25% से ज्यादा अगर ये लगाया जाता है टैरिफ, तो हमारी जो जीडीपी है आने वाले समय में 0.2 और 0.4 तक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है सर, उस पर हम बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि करके कार्यक्रम में। अंशु जी, प्रोफेसर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। एक छोटी सी, एक सबके दिमाग में जो सवाल आ रहा है कि भाई अमेरिका से इतनी अच्छी दोस्ती चल रही थी, ट्रंप वो जो है पूरा जोर शोर से ऐलान करते थे मेरा माय फ्रेंड मोदी, कैरिस्मेटिक लीडर मोदी, अपने कैंपेन में मोदी के बहाने अपने लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। अब इतने नाराज कैसे हो गए, और ये दुश्मनी कितनी लंबी चलने वाली है? आपको लगता है कि इट्स लाइक गोना लास्ट लॉन्ग या पैचअप हो जाएगा? अभी आज ही अमेरिका के जो पूर्व एनएसए हैं जॉन बोल्टन, उनका स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें की हैं, जिस तरह के ये हेफ्टी टैरिफ्स लगाए हैं भारत के ऊपर, न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी बहुत वर्षों से भारत के साथ जो संबंध प्रगाढ़ करने के प्रयत्न किए जा रहे थे, वो वर्षों पीछे चले गए हैं। तो असर तो ये हुआ है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ट्रंप ने ये सब क्यों किया, और आज मैं आप सबको एक और बिंदु समझाना चाहती हूं। कई दिनों से इस बात पर चर्चाएं चल रही हैं तमाम टीवी डिबेट्स पे पिनास जी, कि भारत पर क्या असर होगा। कोई ये नहीं देख रहा है कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आज आपको बताऊंगी इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और आगे की स्थितियां किस प्रकार से बनती दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही जटिल वैश्विक राजनीति की व्यवस्था में रहते हैं। तो सबसे पहले एज एन इंडियन हम लोगों को अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहना चाहिए, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पिछले 10 सालों में 2014 में हम अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें पायदान पर खड़े थे। यदि पिछले 10 सालों में हमने इतनी मेहनत की कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गए, हमने अपने आप को एक मेजर डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के रूप में बदला, हमने तमाम ऐसे देश जिनके साथ हमारे नेगेटिव टर्म्स पे रिलेशंस थे, उनके साथ हमने न सिर्फ अपने रिश्ते अच्छे किए बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स तक एस्टेब्लिश कर ली। वो एक नेक्स्ट लेवल का डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। तो फिर आगे भी हम इससे निकल ही जाएंगे इस परिस्थिति से, क्योंकि 11 मई 1998 को जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था, तब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि भारत अपने सामरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों से, हितों से समझौता नहीं करेगा। तो धीरे से क्या हुआ, ये सारे सैंक्शंस हटा लिए गए। अब ट्रंप के कारण पर आती हूं। कितनी मजेदार स्थिति है कि नेक्स्ट वीक ट्रंप पुतिन से बात करने के लिए अलास्का में मिलने वाले हैं ताकि युद्ध का अंत हो जाए, और उन्हीं पुतिन उसी रशिया को रीजन बताकर हम पर टैरिफ लगाए गए हैं। भारत और ब्राजील पर 50% के टैरिफ क्यों लगे हैं? क्योंकि ट्रंप ने यह कारण दिया है कि ऑयल एंड गैस रशिया से लेकर के इस युद्ध में भारत इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प कर रहा है। और सोचिए, इसी युद्ध को अंत कराने के लिए वो अगले हफ्ते अलास्का में पुतिन से मिलने वाले हैं। लेकिन जो हमसे भी ज्यादा ऑयल एंड गैस खरीदते हैं, चीन और टर्की, उन पर तो ये फाइन्स नहीं लगाए गए, उन पर तो टैरिफ्स नहीं बढ़ाए गए। तो कारण कुछ और है,
और कारण क्या है? भारत सरकार पर अलग अलग तरीके से दबाव डालना। कुछ तो बौखलाहट है। हमने आज तक इस बात को नहीं स्वीकारा कि ट्रंप की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थितियों को डीएस्केलेट किया। थोड़े बौखला गए। दूसरा, मोदी जी की अभी यदि हम वैश्विक स्तर पर जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उनको जिस प्रकार के जननायक के रूप में, विश्व नायक के रूप में देखा जा रहा है, वो तो ट्रंप स्वयं बनना चाहते हैं, अपने लिए वो नोबेल प्राइज चाहते हैं। कुछ वो कारण है। कुछ ब्रिक्स के एक बहुत एक्टिव मेंबर के रूप में भारत जिस तरह से लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था को डी डॉलराइज करने में अपना योगदान दे रहा है, अपनी यूपीआई लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर खड़ा है, जिस तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट के देश हमारी यूपीआई को अपना रहे हैं, वो एक कारण है। फिर आप ये देखिए कि पश्चिम एशिया में ईरान का अलाई होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान को भी पुचकारना था, इसीलिए मुनीर को एक बार लंच के लिए बुलाया, अब मुनीर दूसरी बार भी जाने वाले हैं, वो भी एक कारण है। पर ये भूल जा रहे हैं। अब इसका कारण देखिए कि इसके कैसे रिपरकशंस अमेरिका पे निकलेंगे। हम पर तो आपने 50% टैरिफ लगा दिए, पर भैया इसका असर, जो हम दवाई आपको भेज रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आपको भेज रहे हैं, कुछ जेम्स भेज रहे हैं, फर्टिलाइजर्स भेज रहे हैं, ज्वेलरी भेज रहे हैं, इनकी जो कीमतें हैं वहां कितने गुना बढ़ जाएंगी वहां के बाजार में। तो इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? अमेरिका की जनता को। इसकी वजह से वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां महंगाई बढ़ेगी, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और वहां के लोगों में अनरेस्ट बढ़ेगा। आप थोड़े दिन वेट कीजिएगा पिनाज जी, आपको वहां पे प्रदर्शन और अनरेस्ट से संबंधित खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे वो शुरू हो चुकी हैं। वैसे भी ट्रंप को वहां एक बड़ा तबका है जो नापसंद करता है। बिल्कुल। अब आप क्वाड की दृष्टि से देखिए भैया, भारत पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के साथ अपने संबंध न्यूट्रलाइज करके इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका के एक अलाई के रूप में चीन के सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन अब जिस तरह का झटका ट्रंप ने हमको दिया है, हम तो ऑल अलाइंड है, हम तो अब नॉन अलाइंड भी नहीं है, हम तो ऑल अलाइंड है। तो हम तो रशिया के भी वैसे ही मित्र हैं, हम अमेरिका के साथ भी मित्रता का एक नया अध्याय शुरू करके खड़े हुए थे। पर जिस तरह से अमेरिका ने हमको धोखा दिया है और रशिया जिस तरह से हमेशा से एक बिल्कुल विश्वास पात्र सहयोगी के साथ हमारे साथ खड़ा रहा है, तो अब समय यह है कि हम पलटकर एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क चीन और रशिया के साथ बना सकते हैं। लेकिन बस यही आपकी बात को आगे ले जाऊंगी सर के पास, क्योंकि ठीक है, चीन जब तक बिजनेस होता है तब तक खुद गोली नहीं चलाता है, लेकिन स्पॉन्सर तो करता रहता है पाकिस्तान को। पर हमको रशिया को देखना है पिनाज। लेकिन यही तो रशिया को देखना है, वही मैं सर से समझना चाहती हूँ, आपके पास भी लौटूंगी। बहल सर, आप फौजी हैं, ये बताइए कि चीन पे कितना भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते हैं सब पे भरोसा कर लो, पर चीन पे कभी भरोसा नहीं करना। तो ये क्यों कहा जाता है? अभी आप देखिए, उन्होंने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का लद्दाख का एरिया लिया हुआ है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहे हैं। उसका तो नाम चेंज कर दिया है, उसे साउथ तिब्बत कह रहे हैं। और जो मेजर सिटीज हैं हमारी आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश को वो कह रहे हैं साउथ तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश की जो मेजर सिटीज है उनका नाम उन्होंने बदल दिया, तवांग का नाम बदल दिया है, बाकी सारे शहरों का नाम बदल दिया। क्यों किया है? उनकी गंदी नजर उनके ऊपर है, वो उनका लॉन्ग टर्म एम है। अब आ जाते हैं हम, अब उनके साथ ट्रेड में भी देखिए, आज चीन नंबर 1 या नंबर 2 पे रहता है। पिछले साल यूएस नंबर 1 था, अब नंबर 2 था चीन। और चीन के साथ हमारी 99 बिलियन डॉलर्स, यानी कि आप 100 बिलियन डॉलर के करीब देखिए, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका के साथ तो ट्रेड सरप्लस था, डॉलर अंदर आ रहे थे। यहां तो आप नियरली 100 बिलियन डॉलर हाथ में दे रहे हो चीन के। उसके बाद चीन क्या करता है आपके साथ? उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमको नहीं दे रहे। इससे हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री जो है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इस महीने उन्होंने कई कंपनीज ने रिड्यूस कर दिया, कुछ ने तो बंद कर दिया है बनाना, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स की कमी है। और 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है वो कौन बनाता है? चीन बनाता है पूरे वर्ल्ड के, वो एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज आ जाती है नाइट्रोजनस हाई यील्ड फर्टिलाइजर्स। वो फर्टिलाइजर हमको उसने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है और बाकी देशों को दे रहा है, भारत को नहीं दे रहा। अब भारत ने क्या किया है? मिडिल ईस्ट और सऊदी अरेबिया, उनके साथ डील्स की है ताकि हम कई मिलियन टन वहां से फर्टिलाइजर ला सके, ताकि हमारे फार्मर्स को कोई तकलीफ ना हो। अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। हैंस मर्गोथन ने कहा था आज से कोई 50-60 साल पहले, इन इंटरनेशनल रिलेशंस there are no permanent friends nor permanent enemies, only permanent interests। यानी कि
कोई भी विश्व में आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है, परमानेंट एनिमी नहीं है। सिर्फ अगर कोई भी चीज सही है तो आपके देश के हित सही है, और उसकी वजह से अगर हमें चीन के साथ बातचीत करनी है तो हम करेंगे। अगर हमको रशिया के साथ अपना और ट्रेड बढ़ाना है तो हम करेंगे। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देंगे, पर चीन पे भरोसा नहीं करेंगे। चलिए, तो यानी एक टेम्परेरी दोस्ती है, ट्रांजैक्शनल दोस्ती है, जिसमें लेन देन होगा, बिजनेस होगा, लेकिन आंख नाक कान चौकन्ने रखे जाएंगे क्योंकि चीन चालबाज है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। जी, आप तक माइक पहुंचाएं जरा पीछे। जी, जैन सर, मेरा प्रश्न आपसे ही है। मेरे से? जी, थैंक यू। अभी आपने ये बताया था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके से वो किया था, पाकिस्तान के विमान गिरा इस तरीके। अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, कोई ख्वाजा ऐसे करके, नाम नहीं पता, उन्होंने कहा है कि भारत अपने प्रमाण लेकर आए और पाकिस्तान अपने प्रमाण लेकर आता है, देखते हैं कि किसके विमान गिरे हैं ज़्यादा, और भारत ऐसा नहीं करेगा। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत धन्यवाद आपने पूछा, और वो भी मुझसे पूछा। देखिए, ख्वाजा आसिफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। इनकी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं। इनकी पहले एक स्टेटमेंट आई थी जब इन्होंने कहा था कि अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने, अमेरिका का नाम नहीं लिया इन्होंने, वेस्टर्न देशों ने हमको इस्तेमाल किया था ये गंदा काम करने के लिए। कौन सा? टेररिज्म का गंदा काम। हमेशा उनको एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करती है वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर अमेरिका, और जब इस्तेमाल कर लेती है तो यूज करके थ्रो कर देती है, फेंक देती है। अब दूसरी चीज आती है, वो प्रमाण मांग रहे हैं। अरे हमने तो ड्रोन की पिक्चरें दी है, हमने तो सैटेलाइट पिक्चरें दी है, हमने हर बेस के अंदर वो गड्ढे दिए। उनकी अपने वीडियोस आए हैं, उनके पाकिस्तान के वीडियोस, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे आतंकी वहां मरे हैं, कैसे आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स आए हैं, कैसे उनके जनाजे में रो रो के किसने बात करी, जो कि जैशे मोहम्मद के जो सरंगना है जी, मसूद अजहर, वो कह रहे थे अल्लाह मुझे उठा लो। मैं कहता हूं मुझे एड्रेस भेज दो, उठा देंगे तुमको, चिंता ही ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। हमने हर जगह प्रमाण दिए हैं, और अगर वो ये कहते हैं कि हम साथ बैठ के प्रमाण दें, क्या पठानकोट का जब हमला हुआ था एयरबेस के अंदर, हम उनके ISI के आए थे, हमने प्रमाण दिए, उन्होंने खुद देखे, क्या किया आज तक उसका? कुछ हुआ? मुंबई हमले के हमने दिए, उनका जो हमने कसब को पकड़ा था, उसने एक बोला था, आपके याद होगा, उसने क्लियरली बोला था मेरा वो गांव है, मैं वहां से आया हूं, और उसकी ट्रेनिंग की थी लश्कर तैयबा और ISI ने। क्या किया हमने उन्होंने उसका? कुछ नहीं। आज तक तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया कि जो उनके सोल्जर्स की बॉडीज आती हैं, हमने जब कारगिल में मारा था हमने दफनाया था, क्योंकि हम सोल्जर्स हैं, हम इज्जत करते हैं दूसरे सोल्जर की। हमने उनकी बॉडीज को दफनाया, उनके पास से आइडेंटिटी कार्ड निकले थे उनके आर्मी के, तब भी उन्होंने उनका नहीं लिया। और जो उनके हमने उनको बताया कि उनका एक हीरो था, उस हीरो को अवार्ड अब दिया गया है उनको, क्योंकि उसने अपनी जान पे खेल के रोकने की कोशिश की थी। मैं बस एक चीज कहूंगा इसके लिए, पाकिस्तान पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दोगले हैं जहां पे उनके जनरल्स की बात आती है, क्योंकि उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं है, उनके जनरल्स कठपुतलियों की तरह उनका देश चलाते हैं। चलिए, फेल्ड स्टेट से क्या ही उम्मीद की जाए, और न्यूक्लियर ब्लफ हमने उनका किस तरह से एक्सपोज किया है ये पूरी दुनिया ने देखा है। सर, इसी बात को अगर हम अब आगे ले जाएं, जिस तरह से ट्रंप बार बार कह रहे थे कि युद्ध रुकवा देंगे, एक बार सत्ता में आएंगे 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, उनके बस की तो हो नहीं रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं कि ये बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मोदी जी की बड़ी भूमिका हो सकती है? जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए वो सीजफायर का ऐलान मोदी जी कर देंगे। ये आपने मुझसे जी पूछा जी, है? आपसे अच्छा, ओके, जनरल साहब, विद योर परमिशन। प्लीज थैंक यू। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे। मुझे मालूम है उस टाइम में मैं रूस में भी सर्व कर चुका हूँ, उस एरिया में, यूक्रेन में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी। उन्होंने दोनों से बात की थी, यूक्रेन के नेता से भी, रूस के नेता से भी। मैंने अपने अमेरिकी दोस्तों से कहा, आप हमसे कह रहे हैं जाके पुतिन साहब से बात करो, आप क्यों नहीं करते हैं बात? बोले हमने तो उनको गाली दी थी, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो मैंने कहा भारत आइए, चाणक्य नीति हम आपको सिखाएंगे। गाली नहीं देते अपने दुश्मन को भी, नहीं तो वो फिर अकड़ जाता है कि मैं बात नहीं करूंगा।
हमने बात की लेकिन सीज फायर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकी लोग सीज फायर नहीं चाहते हैं। जब तक उनके हथियार बिकते रहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मामलों का आधार होता है धंधा, बिजनेस, और धंधे का आधार होता है भरोसा, ट्रस्ट। आज दुनिया को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। और एक चीज मैं बताता हूं, पूरे विश्व को 125 देश हैं जो सदस्य हैं, उसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल दक्षिण। वो हमसे कहते हैं कि भारत हमारा नेता है, भारत हमारा रोल मॉडल है। हमने नहीं कहा हम आपके नेता बनना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं। तो फिर उनको जवाब यही देते हैं, मैं देता हूं। एक बॉलीवुड का गीत उनको मैं सुनाता हूं, अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, भारत में। सो मैम, इन वन सेंटेंस अंग्रेजी में मैं कह देता हूं, इंडिया इज रिस्पेक्टेड, अमेरिका इज सस्पेक्टेड। ये है आज देश की दुनिया की सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल। सिवात सर, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं। सर ने तो बता दिया है कि अमेरिका की क्या नीयत है, उसके लिए धंधा इंपॉर्टेंट है और नीयत पे भरोसा नहीं है। ज़ेलेंस्की को भी कैसे बीच मझधार में लटका रखा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आपको क्या लगता है, आपका जो अनुभव कहता है डिफेंस को, युद्ध को समझते हुए, क्या ये 4 साल का युद्ध रुकने पर आ रहा है? 15 अगस्त को होने वाली जो मीटिंग है उसमें कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है और उसमें हिंदुस्तान की भूमिका, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका, जो बहुत अच्छे संबंध रखते हैं पुतिन साहब से, क्या हो सकती है? हाँ देखो बयान, एक तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई 4 साल के करीब हो गए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक प्रकार से बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट किया है। अगर आप देखें पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का जो 1.7% जीडीपी कम हो गया है, आपके फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर के रेट बढ़े हैं, तो अभी मुझे लगता है ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। क्या ये लड़ाई का कोई समझौता होगा 15 अगस्त को? देखो सच्चाई ये है कि इसमें है कि जो अमेरिका का जो रोल है वो एक न्यूट्रल नहीं रहा। अमेरिका जो है एक प्रकार इंटरेस्टेड पार्टी है, और ये सच्चाई है कि अमेरिका ने हरदम चाहा है ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो उसी से पैसे कमाता है। अगर आप देखें, 2 बातें हुई इस लड़ाई के कारण। एक, लड़ाई के कारण उनके हथियार बिके हैं। दूसरा, उसने प्रेशर डाल दिया है उन छोटे छोटे देशों पे कि कहीं ना कहीं रूस उन पे हमला कर देगा। वो जो आज अपना 2% से कम जीडीपी इस्तेमाल करते थे अपने डिफेंस में, आज वो 5% की बात करें तो वो कैसे होगा? हथियार खरीदेंगे। हथियार कहां से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। अमेरिका के अंदर पैसा आएगा। तो ये सच्चाई है, ये सारी की सारी गेम है अमेरिका की बनाई हुई। अब ये देखना है क्या अलास्का के अंदर कोई बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है अब डोनाल्ड ट्रंप भी इससे काफी हद तक वो भी थक गए हैं, वो भी चाहते हैं ये लड़ाई शायद बंद हो। तो अब क्या पुतिन इसको मानेंगे? देखो, पुतिन तो उनकी रेड लाइन है, उनकी जब तक रेड लाइन नहीं मानोगे वो नहीं मानेंगे। वो रेड लाइन क्या है? उसकी 3 रेड लाइन है। एक तो कि भाई आने वाले समय में ये राइटिंग में यकीन दिया जाए यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरा, जो इलाके जीत लिए हैं, जो कि 4 हैं आपके, डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खार्सन, क्योंकि ये रशियन स्पीकिंग है, और क्रीमिया जो 2014 में लिया था उसको मान दिया जाए वो रूस का हिस्सा है। और तीसरा कि आने वाले टाइम में अगर यूक्रेन को अमेरिका मदद देता है तो वो रशिया से बातचीत करके देगा। इसके अलावा वो मानने को तैयार नहीं है। अब ज़ेलेंस्की इसको मानने को तैयार नहीं है। तो अब बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि क्या अलास्का में कहीं ऐसा नहीं थोथा चाना बाजे गाना, कहीं ऐसा तो नहीं बातचीत करने के टेबल पे तो आए, बात कुछ नहीं हुई। ये भी डर एक बहुत सता रहा है सबको। अब बात आती है भारत का रोल क्या है। देखो, यह सच्चाई है, भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा लीडर था जो कि पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहता था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, वो भारत ही है। तो मुझे लगता है एक वो ऐसा देश है जो रूस के साथ भी दोस्त था, ज़ेलेंस्की के साथ भी दोस्त था, ज़ेलेंस्की के पास भी गया, काफी हमने सपोर्ट भी किया। तो हो सकता है भारत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले। तीसरा, हम जो बात करते हैं अमेरिका से हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। देखो, अमेरिका का जो ये प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसके 6 महीने हो चुके हैं, 3.5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। हम अपने रिलेशनशिप यूएस के साथ खराब नहीं कर सकते। मैं अगर आपको बताऊं 2001 के बाद जो उनकी बाइपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वहां पर
रिपब्लिक आए हों, डेमोक्रेट आए हों, हमारा ट्रेड भी बड़ा है, हमारी दोस्ती बड़ी। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए, कुछ जो कमोडोर साहब बता रहे थे उसको बोलते GSOMI, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, उसके बाद लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद कोम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऐसी एग्रीमेंट किसी की भी देश के साथ अमेरिका ने नहीं की हुई। इसका मतलब वो हमारे से रियल टाइम इंटेलिजेंस भी देगा, आने साल में टेक्नोलॉजी भी देगा और हमको हथियार भी देगा। क्या हम उसको तोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम बोलो, ताली बजाओ। क्योंकि देखो, क्योंकि मैं इसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता से हम अपने रिलेशन अमेरिका के साथ नहीं खराब करना चाहेंगे। क्या हम रूस के साथ करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम रूस से अब ऑयल लेना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, क्या अमेरिका नया हिंदुस्तान है, नए तरीके से जवाब देगा, हम समझेंगे। जरा लगातार ऑडियंस के लिए हमसे सवाल पूछ लो। एक चीज बोल दूं, देखो अमेरिका क्या प्रेशर डाला है, वो चाहता हमारा एग्रीकल्चर, फिशरी और आपका MSME, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक प्रकार व्यापार कर सके, और भारत नहीं चाहता, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में वो आ गया और या फिशरी में आ गया या MSME में आ गया या डेयरी प्रोडक्ट्स में आ गया, तो हमारे ये जो जितने भी मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं उनकी हालात खराब हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या करता है, GM क्रॉप करता है। हिंदुस्तान अपने हितों का सबसे ज्यादा सबसे पहले ख्याल रखेगा। जी, सवाल। जी दीपक सर, जो हम रूस के जो है बहुत पुराने मित्र थे, विश्वसनीय मित्र थे जी। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग के वो विश्वसनीयता जो कम की है, ज़ेलेंस्की के साथ जाके कम की है। चीन के साथ ऐसा ना हो कि अब इनके चक्कर में चीन से भी जो है हम आगे धोखा खाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि रूस जो हमारा सबसे विश्वास पात्र मित्र था, उसको हम कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में लेके जा रहे हैं? सर, चाणक्य ने हमें एक चीज सिखाई है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, और उसने ये नहीं कहा कि जो मेरा दोस्त है उसका दुश्मन जरूरी मेरा दुश्मन है। अगर रूस मेरा दोस्त है, अमेरिका उसका दुश्मन है, तो अमेरिका मेरा दुश्मन नहीं है। सर, हम लोग सबके साथ अलग इंडिपेंडेंटली डील करते हैं। फाइनली मैम, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, बॉलीवुड के गीत मुझे बहुत पसंद है। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई यहां से बच ना जाए। जिसने भारत से दोस्ती नहीं करनी है, जाके अपनी भैंस चराए। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि अभी तो पार्टी अंशु जी, ये कंसर्न सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ठीक है, अभी तो चीन हमारे लिए स्टेटमेंट इशू कर रहा है टैरिफ को लेकर, लेकिन वही चीन पाकिस्तान से किस तरह से हम पर हमले की तैयारी करता है, हथियार सप्लाई करता है, CPEC बना रहा है। तो चीन को हम सब जानते हैं। तो अभी फिलहाल चीन से क्या इक्वेशन रखी जाएंगी, किस तरह से रखी जाए, मतलब इस डगर पर कैसे चलना है? देखिए, जब चीन की बारी आती है तो हम हमेशा संबंधों में तलवार की नोक पर चले हैं। एक वो भी समय था जब चीन पर भरोसा किया, हिंदी चीनी भाई भाई किया, प्लेट में सजाकर UNSC की परमानेंट सीट हमने चीन को उठा करके दे दी, और चीन ने हम पर आक्रमण किया। चीन का स्वभाव हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चीन कहता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थितियां हैं पिनाज जी, और वो बार बार करता है, जब हमने चीन को न्योता दिया उसने डोकलाम कर दिया। देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन ने हमारे, ये मैं कूटनीतिक सारी डिप्लोमेसी बता रही हूं, चीन की डेड डिप्लोमेसी, BRI, सारा चीन ने भारत को कंटेन करने के लिए किया हुआ है। लेकिन अभी जो हम वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं, और अपने कुछ तो हमारे टेक्टिकल इंटरेस्ट्स होते हैं, कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स होते हैं। वो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए हमें कभी कभी अपने टेक्टिकल प्लान्स बदलने पड़ते हैं पिनाज जी। तो अभी SCO की मीटिंग में 8 वर्षों के बाद हिस्सा लेने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा करने वाले हैं। बहुत सारे एंगल्स बदलेंगे, क्योंकि ब्रिक्स, SCO, ये ऐसे मंच है जहां पर भारत चीन के साथ संवाद करता है। और यहां हमारे साथ हम ये समझें कि हम चीन को एक डायरेक्ट अलाई के रूप में ना देखें। चीन का तो हम स्वभाव जानते हैं, हम रशिया के एंगल से चीन को देखने का प्रयास करें। और एक और बिंदु मैं जोड़ना चाहती हूं, आप सबको बताना चाहती हूं। देखिए, US जिस तरह से पाकिस्तान में घुस रहा है, बार बार जिस तरह से मुनीर US की यात्राएं कर रहे हैं, जिस तरह से यहां गलबहियां हो रही हैं, इसका प्रभाव चीन के पाकिस्तान में प्रेजेंस पर जरूर होगा। और यदि यहां से चीन बाहर निकला, पाकिस्तान से यदि चीन बाहर निकला, तो फिर हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी की स्थितियां हैं वो भी बदलेंगी। तो अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं।
कौन लीडर, कौन देश क्या स्टेप उठाता है पिनाज जी, उस पर आगे के हमको निर्णय और आगे के आउटकम्स बदलते हुए नजर आएंगे। और एक आखिरी बिंदु ये बता दूं कि चीन भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि यूएस को यदि कंटेन करना है तो अभी हाल फिलहाल भारत के साथ, भारत को जहर नहीं परोस सकता है चीन, भारत के साथ तो मित्रता करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे हमारे यहाँ विपक्षी पॉलिटिक्स में विपक्षी पार्टियां अलायंस बनाती हैं जी, भले ही बड़े दुश्मन से लड़ना है तो सब इकट्ठे हो जाओ, तो अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं, मतलब कि एक ग्लोबल साउथ के मंच से अभी मुझे लगता है कि तमाम देश इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको जोड़ दूं कि इसमें तो लैटिन अमेरिका, आप देखिए लूला से लगातार जिस तरह से ब्राजील से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम क्यों ट्रंप से बात करें, हमें बात करनी होगी तो हम मोदी जी से बात करेंगे, लूला कह रहे हैं। फिर वहां पुतिन हमारे समर्थन में आके खड़े हो गए, चाइना हमारे सपोर्ट में बोल रहा है, और जितने ग्लोबल साउथ के दूसरे देश हैं वो आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो अब हमारी भी बारी, हमें प्रणेता के रूप में स्वीकारा है तो हम दबेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और आगे देखते हैं कि हम भी अपना फायदा देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मैडम, जैसे कि मुनीर जी पाकिस्तान में और ट्रंप दोनों का संबंध अच्छा होता जा रहा है, क्या कहते हैं ना डूबते हुए को दूसरा भी ले डूबता है, क्या अमेरिका को भी ये मुनीर ले डूबेंगे? पहली बात तो मुनीर जी नहीं है, वो आसिफ मुनीर हैं, उस देश के सेना का अध्यक्ष है जिसने हमारे जवानों को मारा, जो हमारी टेरिटरी क्रॉस करके आकर हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करवाता है, आतंकवादी संगठनों को पालता पोसता है। और कितनी शर्मनाक बात है कि एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाने के बजाय ट्रंप वहां के आर्मी चीफ को बुलाते हैं लंच पे और डिनर करने के लिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली, हो सकता है पाकिस्तान यूएस को ले डूबे, हो सकता है यूएस पाकिस्तान को ले डूबे, तो किस प्रकार से आगे परिस्थितियां बनेगी। हाल फिलहाल तो पश्चिम एशिया में ईरान को कंटेन करने के लिए ट्रंप लुभा रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की बलोचिस्तान की जो सीमा है वो ईरान से मिलती है, तो वहां से चीन किसी प्रकार की सहायता ईरान को ना पहुंचा सके या पाकिस्तान एक्टिव ना हो जाए, और यहां यूएस की बेस भी रही है पाकिस्तान में। तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल मुनीर को बहुत गलबहियां कर रहे हैं ट्रंप, और मुनीर भी प्रपोज कर रहे हैं, और उसका विरोधाभास देखिए, वहां पर वो ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात कर रहे हैं यूएस जाके, और यहां उनकी सरकार इजराइल की भर्त्सना करते हुए स्टेटमेंट निकाल रही है। तो कितना विरोधाभासी राजनीति पाकिस्तान में अभी खुद आंतरिक लेवल पर चल रही है। लेकिन हां, यदि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता आगे बढ़ता है, चीन और रशिया हमें यहां से पीछे खिसकते हुए दिखेंगे, हमारे लिए यह बेहतर स्थिति बनेगी, और यहां से हमारी रीजनल और ग्लोबल जो सिक्योरिटी की स्थितियां हैं और जो जिस प्रकार का भी राजनीति का परिदृश्य बना हुआ है उसमें निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। पिनाज, इसके अंदर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखो, एक चीज देखना कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप आज के नहीं, बहुत पहले से, और पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। देखो, जब सोवियत यूनियन आया था, मुजाहिदीन कितने बनाए? पाकिस्तान ने बनाए। उसके बाद 9/11 हुआ तो जॉर्ज बुश थे, उसने बोला आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, तो पाकिस्तान पलटा मार गया, तालिबान के साथ था, यू टर्न करके पाकिस्तान अमेरिका के साथ आ गया। अब आप ये कहते हो कि भाई पाकिस्तान आज इतनी फिर दोस्ती क्यों कर रहा है अमेरिका इससे? ये सच्चाई है, पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता, किस लिए? और पाकिस्तान भी खुद को प्लेट में परोस देता है, बिकने के लिए भी, इस्तेमाल होने के लिए भी। इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क जो है वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ये ऐड तो कर दें, ये देखो, ये तीन चीजें हैं क्या? देखो, ईरान पे अगर उसको हमला करना, उसको बेसिस चाहिए, वो इसका इस्तेमाल करना चाहेगा। अगर वो अफगानिस्तान के जो अलकायदा और आईएसआईएस पे अगर उसने ध्यान देना है तो उसको बेसिस चाहिए पाकिस्तान में। अगर उसको चीन और रूस पे भी अगर कोई सर्वेलेंस रखना है तो उसको चाहिए बेसिस। तो इसलिए पाकिस्तान बिकाऊ है, पाकिस्तान तो पैसे के लिए कुछ भी दे सकता है। और आईएमएफ से अब वो मुल्क नहीं रहा है, बल्कि एक तरह से का बाजार बन गया है, जिसको मनाए जो ज्यादा पैसे देगा उसको वो रेंट आउट भी हो जाएगा, बिक भी जाएगा। बैल साहब, लेकिन यहाँ पर अभी जहां से शुरू किया था, खरीद लो पाकिस्तान को। अब बैल साहब जहां से शुरू किया था, कार्यक्रम का अंत आ गया है, तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, मीडिया में इस तरह की खबरें कि नेवी चीफ को कहा कि भाई इस बार मुंह से निवाला छीन लिया था, मौका मिलेगा आपको भी, और ये बार बार दोहराना कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो अब युद्ध में आगे क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और एकदम एंड में आप पूछ रहे हैं। ऑप सिंदूर पॉज पे है, ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे कोई भी टेरर एक्टिविटी भारत के अंदर होती है, तो हम उस टेरर एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर देखेंगे और फिर से शुरू कर देंगे अपना
ऑपरेशनल सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अब हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि उनके मिलिट्री टारगेट हैं, कि उनके जो आतंकवादी टारगेट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन करना है एक्चुअली तो जो आतंकवाद के जो सरंगना है, जो कि कठपुतलियों की तरह सबको नचाते हैं, वो तो पाकिस्तान के जनरल हैं, पाकिस्तान के कोर कमांडर हैं। इस बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे मिलिट्री और सिविल टारगेट में। और चलिए, तो आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, ये बस समझ में एक आ रहा है। लास्ट जी, चीज जी। मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर, रात को सोओगे ये याद रखना कि इस साइड से कभी भी वो ब्रह्मोस मिसाइल आएगी और तुमको तबाह और बर्बाद कर देगी। फिनाज जी, मैं बस दो लाइन सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एज एन इंडियन हम सभी को मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना चाहिए, इस समय भी और आगे वाले समय में भी। जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां हैं। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, बढ़े चलो, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ अग्नि से जलो। भारत माता की, भारत माता की, एक बार बहुत जोर से भारत माता की। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर माहौल जो स्टूडियो में है वो किस तरह का हो गया है, देशभक्ति से ओतप्रोत। और कूटनीति के लिहाज पे भी ट्रंप हो, अमेरिका हो, हम उनको आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहे हैं। और अपना युद्ध तो हमने 4 दिनों में रुकवा दिया, उनका 4 साल का युद्ध भी बहुत हद तक मुमकिन है कि रुक ही जाएगा मोदी जी की एंट्री के साथ ही। और लगातार ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भी डंके की चोट पर दुनिया को सुना रहे हैं और बता भी रहे हैं अगली हिमाकत पर अंजाम और बुरा होगा। आज के इस खास शो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।